बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं प्रोफेसर अम्मार अवान यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आज आप लोगों का जी स्पेशल लेक्चर है जी क्वेश्चन आंसर सेशन फ्राइडे 3/7/2020। और आपने पिछले जो पूरे वीक में क्वेश्चंस पूछे उनका रिप्लाई कर रहा हूँ। एक शिकवा आप लोगों से, आप लोग एफएससी आईसीएस के स्टूडेंट्स, आपने नेक्स्ट ईयर आप लोगों ने चूँकि एंट्री टेस्ट में अपेयर होना है, तो उस हिसाब से मैंने देखा है कि आप लोगों की जो क्वेश्चन की आस्किंग है ना वो बहुत कम है, बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं। जब क्वेश्चंस आप कम करेंगे ऑब्वियसली क्लियर जो पॉइंट आपके हमने करने हैं मैंने वो भी थोड़े कम ही होंगे। ऑब्वियसली हमने जितना ज़्यादा पूछते हैं हम उतना ज़्यादा सीखते हैं, तो कोशिश किया करें ज़्यादा सवाल पूछा करें, कॉन्सेप्ट बेस रिलाय करें कि कॉन्सेप्ट बेस आपने चलना है। अगर कॉन्सेप्ट बेस आप नहीं चलते आपके लिए डिफ़िकल्टीज़ बढ़ने वाली हैं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपने एंट्री टेस्ट में अपेयर होना है और एंट्री टेस्ट तब तक क्लियर नहीं होता जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स पे ग्रिप अच्छी ना हो। तो क्वेश्चन ज़्यादा पूछा करें, टफ़ टाइम दिया करें मुझे, ठीक है। आप क्वेश्चंस पूछते ही नहीं, ना पूछने के बराबर, और कुछ कोशिश ये भी किया करें कि क्वेश्चंस पूछा करें, कमेंट्स कम किया करें। आपकी ज़्यादातर ध्यान कमेंट करने पर होता है, कमेंट कम किया करें, क्वेश्चंस पूछा करें। होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। खैर, पहला क्वेश्चन पूछा गया है एक्सप्लेन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मेटल्स के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? तो असल में कंडक्टर्स के अंदर सिचुएशन यूँ होती है कि कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं। इस कंडक्टर को अभी तक हमने किसी भी सोर्स के साथ कनेक्ट नहीं किया। अब इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन है वो अगर मैं ड्रॉ करूं तो इलेक्ट्रॉन की मोशन रैंडम है। एक इलेक्ट्रॉन कहीं भी मूव कर सकता है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, व्हाटएवर द डायरेक्शन इट वांट्स टू गो वो मूव कर सकता है। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर कंसिस्टेंट है वो ये कि एक वक्त में जितने इलेक्ट्रॉन्स अपवर्ड जा रहे होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स डाउनवर्ड मूव करेंगे, जितने लेफ़्ट साइड पर होंगे उतने ही राइट साइड पर होंगे, जितने इस डायरेक्शन में उतने ही इसके ऑपोजिट। मतलब हर डायरेक्शन का इन अ सेंस एक एंटी पार्टिकल मौजूद है जो उसको कैंसिल आउट करे। तो यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी का ओवरऑल इफेक्ट देखें तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी का ओवरऑल इफेक्ट कितना है? ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को ये कैंसिल कर देगा, यूं ही ये वाले एंड सो ऑन। तो ओवरऑल जो इफेक्ट होगा द वेलोसिटी विल बी ज़ीरो। नाउ इफ वी कनेक्ट दिस कंडक्टर विद द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी देन व्हाट विल हैपन? आपने इस कंडक्टर को बैटरी के टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव, तो होगा यूँ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं। तो इन तमाम तर इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन एक फिक्स हो जाएगी, ये नेगेटिव से मूव करेंगे पॉजिटिव। अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि बैटरी के साथ कनेक्ट करने पर इलेक्ट्रॉन्स ने एक स्पेसिफिक डायरेक्शन गेन कर ली, और उनकी स्पेसिफिक डायरेक्शन क्या है? दे मूव फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल इलेक्ट्रॉनिक करंट, रियल करंट की बात करें तो वो नेगेटिव से मूव कर रहे हैं पॉजिटिव की तरफ। अब इस केस में हुआ क्या? हुआ ये कि इलेक्ट्रॉन्स ने एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर एक कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन की है। दैट कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज कॉल्ड uniform velocity attained by electron as it is connected, as the metal is connected with the terminal of the battery. This uniform velocity is called as drift velocity. ठीक है कि जब इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, इस वेलोसिटी को हम नाम देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो कहाँ से कहाँ है? वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। तो चूंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो इस तरह से हम ये बात कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। नेक्स्ट है जी थर्मिस्टर्स आर ऑपोजिट देन ऑर्डिनरी कंडक्टर्स। एक्सप्लेन कि थर्मिस्टर आम कंडक्टर्स के मुकाबले में डिफरेंट होते हैं, इस चीज़ का क्या मतलब है?
अब आम कंडक्टर्स में हम देखें ना तो सबसे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट रिवाइज कर देता हूँ पूरे का पूरा रेजिस्टेंस का। सपोज हमारे पास ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर लेयर ऑफ एटम्स हैं और उन्हीं लेयर्स ऑफ एटम में से इलेक्ट्रॉन ने पास करना है। तो यहाँ पर अगर मैं लेयर्स ऑफ एटम ड्रॉ करूँ तो लेट्स से वो कुछ यूँ हैं, ये कुछ लेयर्स ऑफ एटम हैं, इलेक्ट्रॉन ने इन्हीं में से पास करना है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इनमें से गुजरते वक्त इनके साथ कोलाइड करता है। कैसे? अब इलेक्ट्रॉन ने जब पास करना है तो मैं कह देता हूँ कि ये इलेक्ट्रोकरंट की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पर इन एटम्स के साथ कोलाइड करेगा। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड है और सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के पास वाइब्रेटरी मोशन होती है, सॉलिड मॉलिक्यूल्स के पास वाइब्रेटरी मोशन होती है। द मॉलिक्यूल ऑफ द सॉलिड्स हैव वाइब्रेटरी मोशन। अब इस वाइब्रेटरी मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के साथ कोलाइड करेगा। कोलिजन पर क्या होगा? कोलिजन होने पर इसी वेलोसिटी, वो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी वो कम हो जाएगी, और जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी इट मीन्स दैट नाउ इलेक्ट्रॉन विल टेक लॉन्गर टाइम टू कवर दिस डिस्टेंस। ठीक हो गया कि जब वेलोसिटी कम होगी तो इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो टाइम की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। और करंट पे क्या इफेक्ट होगा? वी नो दैट करंट इज इक्वल्स टू Q over T। व्हेन दिस टाइम विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट विल डिक्रीज। तो रेजिस्टेंस किस तरह से करंट कम करती है, तो उसके पीछे ये लॉजिक है कि इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के साथ कोलाइड करेगा। ड्यूरिंग दिस कोलिजन व्हाट विल हैपन? वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज, क्योंकि वो कोलाइड कर रहा है। अगर वो कोलिजन ना होती, बिल्कुल सीधा सीधा गुजर जाता, तो हालात नॉर्मल कंडीशंस हैं। लेकिन अगर यहाँ पर कोलिजन हो रही है सो इट विल टेक लॉन्गर टाइम, वेलोसिटी कम हो गई तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और जब टाइम बढ़ेगा सो अमाउंट ऑफ द करंट विल डिक्रीज, करंट की अमाउंट कम हो जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट चीज़, अब इसमें हमने एक्सप्लेन ये करना है कि कंडक्टर्स और थर्मिस्टर्स का केस डिफरेंट कैसे। तो कंडक्टर्स और थर्मिस्टर्स का केस इस तरह से डिफरेंट है कि कंडक्टर्स के अंदर ये सिचुएशन है कि जब इलेक्ट्रॉन उनके साथ कोलाइड करते हैं तो कोलिजन के नतीजे में वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की कम हो जाती है और टाइम ज़्यादा लगता है। सो दिस इज़ द रेजिस्टेंस। लेकिन एक दूसरा फिनोमेनन भी यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर असल में हो रही है कोलिजन। ड्यू टू दिस कोलिजन व्हाट विल हैपन? इस कोलिजन के नतीजे में होगा ये कि टेम्परेचर भी इंक्रीज कर जाएगा। बिकॉज जब दो बॉडीज आपस में कोलाइड करती हैं तो कोलिजन के नतीजे में टेम्परेचर इंक्रीज करता है। एग्जांपल चाहिए ना? एग्जांपल यूँ है कि स्मैश योर फेस, अगर आप अपने मुंह पर थप्पड़ मारे ना तो थोड़ी देर बाद उसने हीटअप हो जाना है। सो इसका मतलब जब भी कोलिजन होती है तो टेम्परेचर बढ़ता है। तो जब इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा इस न्यूक्लियस के साथ तो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। अब टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर होगा क्या कि ये एटम पहले से ज़्यादा तेज़ वाइब्रेट करने लग जाएगा। क्यों तेज़ वाइब्रेट करेगा? बिकॉज टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 पेज नंबर वहाँ पर था 242। यहाँ पर आप लोग ये बात पढ़ के आए थे कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। इंटरप्रिटेशन वाला टॉपिक था, ठीक है, चैप्टर 11 का। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2 mv²। सो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। सो होगा क्या? टेम्परेचर के बढ़ने पर ये एटम बहुत तेज़ वाइब्रेट करेगा। अब जब ये एटम तेज़ वाइब्रेट करेगा इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी कोलाइड करने की बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन की कोलिजन बढ़ी, रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगी, रुकावट बढ़ जाएगी। सो हम ये कह सकते हैं टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ती है। रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। व्हेन टेम्परेचर विल इंक्रीज रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। और इनका रिलेशन क्या बनेगा वो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि आप इसके लिए पूरे का पूरा टेम्परेचर के लिए प्रूफ करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कि इसमें जहाँ पर आपने कोएफिशिएंट फाइंड किया था।
नेक्स्ट चीज़, रेजिस्टेंस के बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ गई। कंडक्टर्स के केस में ऐसा होता है। क्यों बढ़ गई, फिर सुन लें। सबसे पहले क्या चीज़ है, जब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ कोलाइड करता है, ड्यूरिंग दिस कोलिजन्स इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस। Due to this decrease in velocity, it will take longer time to pass through that conductor. In this case, when time will increase, you can say that the amount of current will decrease. जब टाइम ज़्यादा है, करंट की अमाउंट कम हो गई, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का रेट ऑफ फ्लो कम हो गया। नाउ वी कैन से दैट कि आपने रेजिस्टेंस का फैक्टर इन्वॉल्व कर लिया, यही रुकावट है। ये जो कोलिजन है ना, यही असल में रुकावट है। अब जब कोलिजन होती है तो कोलिजन के नतीजे में टेम्परेचर बढ़ता है। सो व्हेन द टेम्परेचर विल इंक्रीज, इट मीन्स दैट द न्यूक्लियस ऑफ द एटम विल वाइब्रेट मोर वायलेंटली। सो व्हेन इट विल वाइब्रेट मोर वायलेंटली, वी कैन से दैट the number of collisions between the electrons and the nucleus of the atom will increase. So, if collision increases, it means that the resistance of that specific conductor will increase. So, resistance increases. इसका मतलब ये हुआ कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस ऑब्वियसली इंक्रीज कर जाएगी। Now on the other hand, if we take the example of thermistors, we can say that कि thermistors के केस में रेजिस्टेंस बजाय इंक्रीज होने के कम हो जाती है। कैसे कम होती है, तो उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ यूँ है कि जब थर्मिस्टर का केस हम डिस्कस करते हैं तो थर्मिस्टर्स में मौजूद होते हैं सेमीकंडक्टर्स टाइप मटेरियल, और उनकी जो बॉन्डिंग होती है ना, वही बॉन्डिंग टेम्परेचर के बढ़ने पर हम तोड़ते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जब आपस में शेयर्ड हो ना, तो यहाँ पर हमें पता है ये कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो जो सिचुएशन है थर्मिस्टर्स की, थर्मिस्टर्स के अंदर इसी तरह के कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। हम जब हीट करते हैं तो हम हीट की मदद से इन कोवलेंट बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं। ये हीट कहाँ से आती है, ये हीट उसी तरह जनरेट होगी जिस तरह यहाँ पर ये केस था। तो यहाँ पर हीट के जब बढ़ने से ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए। सो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए तो अब चार्ज कैरियर्स बढ़ गए। जब चार्ज कैरियर्स बढ़ते हैं ना तो करंट बढ़ जाता है। कैसे? चार्ज कैरियर बढ़ने से करंट यूँ बढ़ता है, हमने पढ़ा था I is equals to Q over T, I is equals to Q over T को। लेकिन ठीक है, इधर भी होगी टाइम, इधर भी बढ़ेगा, लेकिन दूसरे एंड पे क्या हो रहा है, दूसरे एंड पे ये चार्ज Q बढ़ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं Q किसकी इक्वल होता है, N इंटू इलेक्ट्रॉन ओवर T। Q इज इक्वल टू NE, टोटल चार्ज इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। सो जब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो करंट की अमाउंट बढ़ जाएगी। यही वजह है कि जब हमने इन दोनों के ग्राफ्स बनाए थे तो यहाँ पर हमने क्या शो किया था, करंट डिक्रीज होता है। थर्मिस्टर्स के केस में हमने क्या शो किया था, करंट इंक्रीज हो जाता है। तो ये है केस कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो थर्मिस्टर्स के अंदर करंट बढ़ जाता है, जबकि यहाँ पर कंडक्टर्स के केस में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो करंट कम होता है, बिकॉज रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। इन दिस केस वी कैन से दैट रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। हालांकि हो ऐसा रहा है कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ रहे हैं, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने करंट लेकर जाना है हम उनकी तादाद बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जी, एक्सप्लेन द जाउल्स लॉ अगेन। कि जाउल्स लॉ हमने करंट का इफेक्ट पढ़ा था, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट ही असल में रेजिस्टेंस की बेसिक्स हैं। कि जब आप कोलिजन की बात करते हैं कि एटम का न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जब आपस में कोलाइड करेंगे तो कोलिजन के नतीजे में टेम्परेचर बढ़ता है। दिस टेम्परेचर विल इंक्रीज द हीट एनर्जी, और यही वजह है कि दुनिया की हर वायर हीट अप हो जाती है। अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वो जो इंसुलेशन है वो हीट अप क्यों नहीं होती, तो हीटअप वो भी हो जाती है। अक्सर औकात ऐसे होता है कि जब अमाउंट ऑफ हीट बहुत ज़्यादा जनरेट हो वायर में तो ऊपर से इंसुलेशन मेल्ट हो जाती है। मेल्टिंग होने पर दोनों वायर्स आपस में कांटेक्ट में आ जाती हैं, और जब दोनों वायर्स कांटेक्ट में आ जाएं तो वी नो इट एज शॉर्ट सर्किट। तो उस पर हम नेक्स्ट आएंगे। सबसे पहले मैं जाउल्स लॉ कवर कर दूं। जाउल्स लॉ क्या है कि जब भी किसी कंडक्टर में से हम करंट पास करते हैं तो करंट पास करने पर हीट प्रोड्यूस होती है। सो हम यही फाइंड करेंगे जाउल्स लॉ में कि इस हीट एनर्जी की अमाउंट कितनी है। सो हम वी नो दैट W इज इक्वल्स टू QV।
ठीक है, W इज इक्वल टू क्यू वी। इस फॉर्मूले की बेसिक्स क्या हैं? इस फॉर्मूले को हमने प्रीवियस ये पढ़ा था, V इज इक्वल्स टू W ओवर Q। सो अगर इस यहाँ पर वैल्यूज पुट करें तो हम यहाँ पर Q की वैल्यू पुट करेंगे, V की वैल्यू पुट करेंगे। V को मैं पुट करूँगा ओहम्स लॉ से, V इज इक्वल्स टू IR, जबकि Q को मैं करंट के बेसिक फॉर्मूले I इज इक्वल्स टू Q और T में से पुट करूँगा। इसका बेसिक फार्मूला अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूँ तो Q शुड बी इक्वल टू I इंटू टी। सो Q की जगह मैं पुट कर दूंगा IT और V की जगह पुट हो जाएगा IR। सो इफ वी पुट द बोथ वैल्यूज वी कैन राइट इट एज W इज इक्वल टू, Q की जगह क्या पुट करना चाहिए? IT, और V की जगह हमने पुट करना है IR। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, W इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R इंटू टी। So this work, what is this work? This work is equal to the amount of energy. So heat energy will be equal to I square RT. The amount of heat generated in a conductor when a current passes through it, or a resistor when current passes through it, is equal to the product of square of current I, resistance R and time T. मैंने एक बीच में वर्ड यहाँ पर बोला जी प्रोडक्ट। वर्ड प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई, कि आपने I स्क्वायर R और T को मल्टीप्लाई करना है, इनका जो प्रोडक्ट होगा उसके इक्वल होगी हीट एनर्जी। अगर आप प्रोडक्ट का वर्ड मिस कर जाते हैं तो सारा गलत है, उसका फ़ायदा कोई नहीं लिखने का। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जनरेटेड इन अ resistor or a conductor when current passes through it is equal to the product of square of current I, resistance R and time T। आप चाहें तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मोल्ड भी कर सकते हैं। कैसे? तो हमने पढ़ा था V is equals to IR, we can say that I is equals to V over R. So if we put I is equals to V over R, so H will be equal to V square over R square into R into T। आपने I को V over R पुट कर दिया, स्केयर है तो दोनों स्केयर्स लग गए, एक स्केयर इस R से कैंसिल, सो H इज इक्वल टू V स्केयर T ओवर R। सो ये था जाउल्स लॉ। और फिर एक क्वेश्चन ये इस पर पूछा गया था, आई कैन रिमेंबर, कि अगर जाउल्स लॉ है तो हमें कोई ऐसी एग्जांपल दें जिसमें करंट पास करने पर कंडक्टर हीट अप हो जाता है। वो दुनिया की कोई अप्लायंस ऐसी नहीं है जिसमें से करंट पास करे और वो हीट अप ना हो। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट कि आपके पास हर एग्जांपल, हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो करंट पास करने पर हीट अप हो जाती है, वो सारी की सारी जाउल्स लॉ की एप्लीकेशंस हैं। इफ़ यू सी द इलेक्ट्रिक बल्ब, करंट पास करने पर हीट अप हो जाता है। इलेक्ट्रिक फ़ैन, इलेक्ट्रिक आयरन बड़ी अच्छी एग्जांपल, कि उसमें चूँकि रेजिस्टेंस वायर होती है वो टोटली प्रोड्यूस ही हीट एनर्जी करती है। सो ये हीट एनर्जी असल में कहाँ से आ रही होती है? ये असल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा होता है। उसके पीछे लॉजिक कुछ भी हो सकती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन हो सकती है, और बेसिकली यही होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन न्यूक्लियस के साथ। सो ये है जी जाउल्स लॉ, और इसकी आगे सारी की सारी एक्सप्लेनेशन। फिर एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया, मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स डिस्कस किया, मैग्नेटिक फ्लक्स को मैंने मैग्नेटिक फील्ड को मैंने डिस्कस किया था, या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कह लें, कि जब हमने पढ़ा था करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट, तो हमने कहा कि जब भी किसी वायर में से करंट पास करता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो आप लोग थोड़ा सा हौसला रखें, चैप्टर नंबर 14 में इसकी बहुत डिटेल मौजूद है कि जब भी करंट पास करता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये दोनों बातें करने वाला सबसे पहले थे जी एम्पेयर, और दूसरे थे जी हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड। इन दोनों ने ये बात प्रूफ की थी कि जब भी हम किसी वायर में से करंट पास करते हैं तो उस वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं B से, और नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको इसका फॉर्मूला पढ़ाएंगे, B इज इक्वल टू F ओवर IL साइन ऑफ एंगल थीटा। तो यहाँ से अगर मैं B को डिफाइन करूँ तो B का ये अब नेक्स्ट चैप्टर का फॉर्मूला है, न्यूटन फोर्स का यूनिट, करंट का यूनिट एम्पेयर, लेंथ का यूनिट मीटर, सो न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, और न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, इनको हम लोग इस सब को मिलाकर हम लोग नाम देते हैं इट इज़ इक्वल्स टू टेस्ला। और तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं दिस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इन स्ट्रेंथ इज
टेस्ला, असल में साइंटिस्ट थे निकोला टेस्ला, उन्होंने टेस्ला कॉइल बनाई थी, और भी उनकी काफ़ी सारी इन्वेंशन हैं, CRO इज़ वन ऑफ दैम। सो निकोला टेस्ला की बेस पर हम लोग इसको यूनिट मैग्नेटिक फील्ड को टेस्ला देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, एग्जांपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट वो मैंने एक्सप्लेन कर दी जी। एग्जांपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जितनी भी हमारे पास अप्लायंसेस हैं जिनमें से करंट पास करे और वो हीट अप हो जाए। इफ करंट इज पासिंग थ्रू अ वायर विल देयर बी अ मैग्नेटिक इफेक्ट, ऑब्वियसली आपके इर्द गिर्द जितनी भी वायर्स हैं जिसमें से भी करंट पास कर रहा है उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। इस मैग्नेटिक फील्ड की सिग्निफिकेंस और इससे फ़ायदा क्या होता है? अगर आजकल मॉडर्न दौर देखें ना, प्रीवियस मुझे याद है कि पहले जब वापडा के लोग आते थे ना मीटर चेक करने के लिए कि इधर बिजली चोरी हो रही है या नहीं, तो वो क्या करते थे, वो बाकायदा अपनी वायर्स अटैच करके पिन्स लगा के मीटर से कनेक्ट करके चेक करते थे। आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल आपने देखा होगा घरों के बाहर जब वापडा वाले आते हैं तो वो एक वायर के इर्द गिर्द एक उनके पास क्लम्प होता है, सिर्फ वो लगाते हैं और एक छोटा सा मीटर होता है। तो वो हो असल में क्या चीज़ रही है कि वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को नोट कर रहे हैं कि करंट जितना ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा है, तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू से करंट फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कन्फर्म है। मैग्नेटिक असल मैग्नेटिज्म जनरेट ही किसी सब्सटेंस में तब होता है व्हेन इलेक्ट्रॉन्स हैव अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हो ना उनकी डोमेन्स की, तो वहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है। हर सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट एक जैसा नहीं होता। कुछ सब्सटेंसेस के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट ज़्यादा होता है, कुछ सब्सटेंसेस के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट कम होता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर। अब आयरन अट्रैक्ट हो जाता है मैग्नेट की तरफ, मतलब, लेकिन कॉपर अट्रैक्ट नहीं होता। कॉपर का मैग्नेटिक इफेक्ट एज़ कम्पेयर टू आयरन कम है, लेकिन कॉपर होता है मैग्नेटाइज, ऐसी बात नहीं है कॉपर मैग्नेटाइज नहीं होता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू आयरन कम होता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, मेटल टू मेटल वेरिएशन है। इसकी मज़ीद डिटेल चैप्टर 17 में है और बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं। नेक्स्ट चीज़ जी, मैंने वो जिक्र छेड़ा AC और DC करंट का, ऑल्टरनेटिव करंट एंड डायरेक्ट करंट। तो उसमें मैंने एक वर्ड बोला था पोलैरिटी। जो क्वेश्चन ये पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय पोलैरिटी, तो मैं पोलैरिटी से मुराद ये लेता हूँ कि सपोज हमारे पास ये एक बेस लाइन है 0 से ऊपर नंबर पॉजिटिव, 0 से नीचे नेगेटिव। ऑल्टरनेटिंग करंट का जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, क्लास 10 में आपने वैसे ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पर चैप्टर नंबर 15 वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगी। जब हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ कुछ यूँ है कि इसका कुछ पोर्शन बेस लाइन से अबव होता है, कुछ पोर्शन बेस लाइन से बिलो होता है। तो जो पोर्शन बेस लाइन से अबव है दैट इज़ पॉजिटिव, जो लाइन से नीचे है दैट इज़ नेगेटिव, और इसी पॉजिटिव और नेगेटिव को हम पोलैरिटी का नाम देते हैं। जिस तरह आप लोग केमिस्ट्री में ये बात पढ़ते हैं, कंपाउंड्स के ऊपर HCl सपोज है तो इसको हम पार्शियल पॉजिटिव कहते हैं, इसको हम पार्शियल नेगेटिव कहते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो यहाँ पर भी आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड पेयर है, जो यहाँ पर बॉन्ड पेयर है, वो जिसकी तरफ ज़्यादा झुकाव होगा वहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, जिसकी तरफ कम झुकाव होगा वहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव। मतलब इनके दरमियान में जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग आप देखें तो शेयर इलेक्ट्रॉन इनके दरमियान में नहीं होते, बल्कि उनका झुकाव क्लोरीन की साइड पे थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि क्लोरीन एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन उसके पास पोलैरिटी नेगेटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके पास ज़्यादा टाइम है, और जबकि हाइड्रोजन के केस में कम है, तो इसलिए हम हाइड्रोजन को पार्शियल पॉजिटिव, और इस चीज़ को भी आपने पोल्स का नाम ही दिया था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल, जिसकी वजह से आप इन्हीं को नाम देते हैं पोलर कंपाउंड्स। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है दैट इज रेफर्ड एज पोल्स। व्हाट विल हैपन इफ द टेम्परेचर डिक्रीज, हाँ वो रेजिस्टेंस का केस क्वेश्चन प्रॉपर पूछा करें। अभी सिर्फ इतना लिखा हुआ है जी व्हाट विल हैपन इफ टेम्परेचर डिक्रीज, तो मैं यहाँ से कुछ इन्फर नहीं कर पाया, तो मेरी सिक्स सेंस जहाँ तक काम कर सकी तो मैं यही समझा कि क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर किसी सब्सटेंस के अंदर टेम्परेचर हम कम करें तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा। टेम्परेचर के कम करने से रेजिस्टेंस कम हो जाती है, टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, सिंपल। तो अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस कम होगी। मतलब इस बात का ये है कि आपके घर की वायरिंग
सर्दियों के अंदर वहाँ पर रेजिस्टेंस कम होती है, गर्मियों के अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, बिकॉज जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा ऑब्वियसली रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। और यहाँ पर वो बात याद आ गई, किसी ने ओम्स लॉ के नीचे कमेंट किया हुआ था, व्हेन वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेज करंट विल इंक्रीज, कि जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है तो करंट बढ़ता है। तो वो किसी ने नीचे लिखा हुआ था, ये बात उसी तरह है कि जब बारिश होती है तो पानी आता है। खैर नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वायर एंड द केबल, वायर और केबल में क्या फ़र्क है। तो बच्चों वायर और केबल हमारे घरों में जो हम यूज़ करते हैं, हम एक मेटालिक वायर और मेटालिक वायर के ऊपर एक कवरिंग होती है, प्लास्टिक की हो सकती है, वो क्लॉथ की भी होती है। क्लॉथ की वायरिंग वो इलेक्ट्रिक आयरन के जो वायर लगी होती है ना, उसके ऊपर ज़्यादातर वही की गई होती है। तो इस वायर के ऊपर एक छोटी सी प्लास्टिक लेयर है। तो जब तक ये ऊपर इंसुलेशन है, अगर तो इसके ऊपर इंसुलेशन है, सो वी कॉल इट एज केबल। अगर हम इस इंसुलेशन को ऊपर से उतार दें, वो मेटालिक पोर्शन बाहर निकाल लें, तो वो अगर सिर्फ और सिर्फ मेटालिक पोर्शन बाहर आ जाए, देन वी कॉल इट एज वायर। ठीक हो गया। नेक्स्ट एक बच्चे ने पूछा हुआ है था कि हम अक्सर ये कहते हैं कि घरों में जो करंट आ रहा होता है उसकी वैल्यू 220 होती है, और घरों के बाहर वो जो मेन वायर्स गुजर रही होती हैं वहाँ पे करंट की वैल्यू 11,000 वोल्ट होती है। इस बात का क्या मतलब है? तो इस बात का मतलब ये है कि वो करंट नहीं है। पहली बात तो ये, अगर करंट होता तो हम उसके साथ यूनिट एम्पेयर यूज़ करते। हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि घरों में जो करंट आता है उसमें साथ 220 का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वोल्ट है यूनिट। और वो जो स्ट्रीट्स में मेन वायर है वो तकरीबन 11,000 वोल्ट्स की होती है, 11 kV भी उसको बोलते हैं। अब इस बात का मतलब ये है कि वाबडा की तरफ से जो वायर्स दो आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, एक लाइव वायर है, दूसरी न्यूट्रल वायर है। लाइव वायर में करंट फ्लो करता है, न्यूट्रल वायर में किसी किस्म का कोई करंट नहीं होता। मतलब इसका पोटेंशियल हम रखते हैं 220 पे, न्यूट्रल वायर का पोटेंशियल रखा जाता है 0 डिग्रीज पे। अब इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना बनता है? इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बनता है 220 वोल्ट्स। सो ये इस बात का मतलब है। और वो जो स्ट्रीट में वायर गुजर रही है और उसमें 11 kV का है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उन दो वायर्स के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज़ 11,000 वोल्ट। और वो 11,000 वोल्ट 220 में कैसे हम ट्रांसफ़र करते हैं? तो यहाँ से यहाँ तक लाने में इसको हम यहाँ पर यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर कौन सा यूज़ होता है? ट्रांसफार्मर यूज़ होता है यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जो जितने भी आपके स्ट्रीट्स में लगे हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अगर आपने कोई स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बहुत करीब से और उसका आपने नोट करना हो तो आप अपने सेल फ़ोन का चार्जर भी एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही है, क्योंकि आप उसको प्रोवाइड करते हैं 220 वोल्ट्स और तकरीबन आपको जो आउटपुट प्रोवाइड कर रहे होता है वो चार्जर अराउंड अबाउट 5 वोल्ट्स। सो इस बात का मतलब ये हुआ कि 220 को 5 वोल्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो उस चार्जर के अडॉप्टर के अंदर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है जी, आर थर्मिस्टर्स आर नॉन ओमिक सब्सटेंसेस? क्या थर्मिस्टर्स नॉन ओमिक सब्सटेंसेस हैं? सिंपल सी बात है, क्या थर्मिस्टर्स के केस में रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है? नो, रेजिस्टेंस नहीं कांस्टेंट रहती। थर्मिस्टर्स के केस में रेजिस्टेंस कम हो जाती है, और अगर रेजिस्टेंस कम हो जाती है तो क्या ओम्स लॉ अप्लाई होगा? नो। और दूसरी बात ये, ओम्स लॉ में कंडीशन ये है, वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, या मैं जिस तरह लिखता होता हूँ I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, कि करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन थर्मिस्टर्स के केस में हमें पता है थोड़ी देर बाद करंट की वैल्यू एकदम से शूट कर जाती है, और जब एकदम से करंट की वैल्यू इंक्रीज़ की, पोटेंशियल डिफरेंस उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा, तो ओम्स लॉ अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि ओम्स लॉ का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, इंक्लाइंड, और वो ग्राफ हमें किस चीज़ की वैल्यू बता रहा होता है? रेजिस्टेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस? वो मैं डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हाउ वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेटिंग एटम्स इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। एक
टेम्परेचर सब्सटेंस में से आपने करंट पास करवाया, टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ रही है, तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस कैसे उनकी वाइब्रेशन कैसे बढ़ जाती है। मैंने पहले भी बताया टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² के इक्वल है। और जब वेलोसिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी विद स्क्वायर। सो वो जो एटम का न्यूक्लियस है वो मोर वायलेंटली वाइब्रेट करेगा। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ओके, अब सेमीकंडक्टर्स का जिक्र है ही सही, तो आज मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, सेमीकंडक्टर्स हमारी प्रोडक्ट टेबल का ग्रुप नंबर 4A टिन लेड, ठीक है। कार्बन, ये ग्रुप नंबर पीरियोडिक टेबल का है जी 4A। कार्बन, सिलिकॉन, गैलियम, सॉरी जर्मेनियम, टिन और ये लेड। हमें पता है डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं, डाउन द ग्रुप मूव करते वक्त मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होता है। मेटालिक करैक्टर इंक्रीजेस। जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो मेटालिक करैक्टर इंक्रीज करता है, ये हम केमिस्ट्री में बात जानते हैं। तो अगर देखा जाए तो कार्बन एक इंसुलेटर, सिवाय इसकी एक एलोट्रॉपिक फॉर्म के, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। उससे नीचे चलें, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों सेमीकंडक्टर्स, और टिन और लेड ये दोनों कंडक्टर्स। तो आज आपको ये बात यहाँ से याद रहनी चाहिए कि जब भी हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो कंडक्शन बढ़ती है, मेटालिक करैक्टर इंक्रीज करता है। कार्बन इंसुलेटर है। नेक्स्ट दोनों एलिमेंट्स ये सेमीकंडक्टर्स हैं, और टिन और लेड दोनों क्या चीज़ हैं, ये कंडक्टर्स हैं। अब नेक्स्ट चीज़ पे आ जाएं, सेमीकंडक्टर्स का केस क्या है। सेमीकंडक्टर्स के अंदर अब अगर आप पहले तो ग्रुप 4A को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें तो ये है सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर देखें तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर बनता है 14। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, 10 हो गए। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। अब आ जाते हैं सिलिकॉन के क्रिस्टल पर। सिलिकॉन के क्रिस्टल में ये दरमियान में एक सिलिकॉन है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये लें जी 4 इलेक्ट्रॉन। अब इस सिलिकॉन को हर तरफ से सिलिकॉन ने कवर कर रखा है, तो एक सिलिकॉन यहाँ पर, एक सिलिकॉन यहाँ पर, अनदर वन एंड वन मोर। 4 सिलिकॉन क्यों बनाए? क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। 4 तो अपने हैं, तो 4 की शेयरिंग हो तो काम मुकम्मल होता है 8 वाला। तो 4 की शेयरिंग पूरी कर देते हैं। ये हो गए 4 की शेयरिंग मुकम्मल। So now how many electrons? 8 electrons हो गए। अब इस दरमियान वाले सिलिकॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है। सेम इसी तरह ये जो सिलिकॉन है ये भी आगे मज़ीद सिलिकॉन से कंबाइन करेगा। आगे यहाँ पर कोई और सिलिकॉन, बिकॉज देयर आर ट्रिलियन नंबर ऑफ एटम्स इन अ क्रिस्टल, तो होगा यूँ हर सिलिकॉन ने यूँ ही अपने अपने 4 बॉन्ड्स कंप्लीट कर रखे हैं। हम ज़रा एक कोई बीच में से एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ से चार्ज कैरियर कहाँ पर है इसमें? देयर इज़ नॉट अ सिंगल चार्ज कैरियर इस केस में। चार्ज कैरियर क्यों नहीं है? चार्ज को लेकर चलना है इलेक्ट्रॉन्स ने, इलेक्ट्रॉन सारे के सारे बाउंड हैं। जब इलेक्ट्रॉन सारे के सारे बाउंड हैं तो करंट कैसे पास करेगा? करंट तो पास ही नहीं करेगा। नाउ देयर शुड बी अ सिचुएशन सो दैट वी कैन बी एबल टू पास द करंट थ्रू इट। सो 2 तरीक़ेकार हैं। पहला तो तरीक़ेकार ये है ना, आप इसको हीट अप कर दें। हीट करने पर क्या होगा? हीट करने पर होगा ये कि हीट एनर्जी इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगी। ये बॉन्ड ब्रेक आउट, ये भी ब्रेक, ये भी ब्रेक, ठीक है। कोई एक भी हो जाए, टूट जाए तो वो भी इनफ। और ये तो एक एटम की बात अभी की, ट्रिलियन नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो सब का जब ये बॉन्ड टूटेगा कोई ना कोई, कहीं ना कहीं से कुछ टूटेंगे। तो सपोज यहाँ से सिर्फ यही टूटा, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गए? 2। चार्ज कैरियर आ गया, करंट पास करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने तो रिवॉल्व करना शुरू कर देना। जैसे ही इलेक्ट्रॉन पास किया, इसका मतलब करंट पास करना शुरू हो चुका हुआ है। सो ये है केस सेमीकंडक्टर्स का।
आप इन सेमीकंडक्टर्स को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का नाम देते हैं। दीज सेमीकंडक्टर्स आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। वर्ड इंट्रिंसिक का मतलब होता है 100% प्योर सेमीकंडक्टर, कि आपने इसके अंदर किसी किस्म का कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड नहीं किया, मतलब सिलिकॉन के अलावा कोई और चीज़ बीच में नहीं है, कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं की। व्हाट इफ वी मेक इट इम्प्योर? अगर मैं इसको इम्प्योर बना दूँ, इम्प्योर बनाते वक्त मैं इसमें सिलिकॉन को रिमूव करूँ, मैं एक ऐसा एलिमेंट यहाँ पर रखूँ जिसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो। 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ फॉस्फोरस को। अगर मैं फॉस्फोरस को लिखूँ तो फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15 है, 2, 8 एंड लास्ट शेल 5। सो फॉस्फोरस के केस में 1 इलेक्ट्रॉन 2, यहाँ 3, ये 4, 1 इलेक्ट्रॉन ये 5। 4 बॉन्ड पूरे करने हैं ना, तो बाकी साइडों पे सिलिकॉन ही रखें। यहाँ पर भी सिलिकॉन, मैंने मतलब इस सिलिकॉन को रिमूव करके ना एक फॉस्फोरस ऐड कर दिया। अब आप इसको बना रहे हैं इम्प्योर, यहाँ पर भी एक सिलिकॉन रखते हैं, इधर नीचे भी एक सिलिकॉन रखते हैं। अब हीट भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद करंट लेके चलता रहेगा, ये फ्री पड़ा है, इसने बॉन्डिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। सो फॉस्फोरस ने तो 8 पूरे करने थे ना, 1 2 3 4, और ये 4 शेयर्ड, 8 पूरे, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री, वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन करता फिरेगा और यूँ यहाँ पर भी करंट पास करेगा। इस केस में आपने क्या की? इस केस में आपने इम्प्योरिटी ऐड की। तो आपने सिलिकॉन प्योर पड़ा था, आपने उसको इम्प्योर किया बाय एडिंग फॉस्फोरस। अगर आप इसको इम्प्योर कर दें, नाउ इट इज़ नोन एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कि इसमें आपने कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऐड की है। वर्ड एक्सट्रिंसिक कहाँ से निकला जी? एक्स्ट्रा। इम्प्योर, कि इम्प्योर सिलिकॉन के क्रिस्टल हो, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक और भी तरीका है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कि आप यहाँ पर कोई ऐसी इम्प्योरिटी ऐड करें जिसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। ये कौन सी इम्प्योरिटी है? फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस इज अ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। यू कैन ऑल्सो ऐड एज बोरॉन, ठीक है, बोरॉन ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के तौर पर ऐड होगा। एटॉमिक नंबर 5 है, पहले शेल के 2, दूसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन करवाता है। तो ये केस है जी सेमीकंडक्टर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस के ऊपर प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है? सो प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं जी क्या होगा रेजिस्टेंस के ऊपर। रेजिस्टेंस का पहला फार्मूला और बेसिक फार्मूला, R इज इक्वल्स टू रो L/A। ये रो डेंसिटी नहीं है, ठीक है, ये रेजिस्टिविटी है। यहाँ पर मास पर यूनिट वॉल्यूम नहीं पुट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इस फार्मूले में कहीं पर प्रेशर का जिक्र नहीं है। रेजिस्टेंस का प्रेशर से देखने में तो कोई ताल्लुक नहीं निकल रहा, लेकिन ये बात याद रखिएगा, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर सिर्फ और सिर्फ तब अगर आप मीडियम की लेंथ चेंज कर दें, एरिया चेंज कर दें, तो रेजिस्टेंस पे इफेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर जब किसी सॉलिड पे अप्लाई करेंगे तो इट विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेस, और स्ट्रेस हमेशा, स्ट्रेस का जो इफ़ेक्ट है वो कौन सा है? स्ट्रेस का इफ़ेक्ट हमेशा होता है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस कॉज है, इफ़ेक्ट क्या है? स्ट्रेन। तो स्ट्रेन प्रोड्यूस होने के नतीजे में आपने प्रेस किया वायर को, एरिया कम हो गया, एरिया कम हो गया, एरिया कम हो गया, रेजिस्टेंस बढ़ गई, ठीक हो गया ना। आपने प्रेस किया, प्रेशर अप्लाई किया, वायर एलोंगेट हो गई, लेंथ बढ़ गई है, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। ये केस सिर्फ तब है प्रेशर का आपने डिस्कस करना है जब आप स्ट्रेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जब आप इन लेंथ और एरिया के पैरामीटर्स को चेंज कर जाते हैं। वाइल एक और भी केस है, द कंडक्शन थ्रू गैसेस, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उनकी रेज जो थी, कैथोड रेज, एनोड रेज। यहाँ पर हमने ये बात पढ़ी थी, इफ वी डिक्रीज द प्रेशर अप टू 0.tetra01 atmospheric pressure, then what will happen? The current will start passing through the passing through the gas,
और वो कुछ रेज हमें नेगेटिव से कैथोड से एनोड की तरफ जाती हुई नज़र आती हैं, फील होती हैं, बिकॉज दे ग्लो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं। तो इसका मतलब जब प्रेशर हम कम करते हैं तो कंडक्शन होती है। जब प्रेशर हाई होता है, जिस तरह हमारे रूम टेम्परेचर है, तो ये और रूम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस हैं, तो इस कंडीशन में यूँ नहीं हो सकता कि स्विच बोर्ड में से करंट एयर में से होता हुआ मुझे लग जाए। लेकिन अगर आप प्रेशर को डिक्रीज़ कर दें 0.01 ATM और एक हाई वोल्टेज तकरीबन 5 to 10,000 का अप्लाई कर दें, तो हो सकता है कि इस रूम के अंदर खड़े खड़े एयर में से करंट पास होके मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए। तो करंट पास प्रेशर थोड़ा बहुत इफेक्ट करता है रेजिस्टेंस को, लेकिन गैसेस के केस में और सॉलिड्स के केस में सिर्फ तब इफेक्ट करता है इफ़ इट इज़ प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कार्बन कलर कोड रेजिस्टेंस को क्यों यूज़ किया जाता है? ये आखिरी क्वेश्चन था। कार्बन कलर कोड रजिस्टर्स असल में यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक कंप्यूटर्स, और इनको वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर हमें रेजिस्टेंस की एक वाइड रेंज चाहिए होती है। मतलब वाइड रेंज इस तरह कि मतलब यहाँ पर हमें ये फील हो रहा होता है कि इतने से इतने रेजिस्टेंस भी लग गई तो काम चल जाएगा, तो वहाँ पर हम कार्बन कलर कोड रेजिस्टेंस रखते हैं, क्योंकि इनमें टॉलरेंस होती है, इनमें बर्दाश्त का एक फैक्टर हमने रखा हुआ है। दैट टॉलरेंस इज़ 5% in the case of gold, in case of silver it is about 10%। और अगर आप टॉलरेंस का कोई बैंड उसके ऊपर इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे तो आप इसका मतलब तकरीबन 20% की बात कर रहे हैं। तो ये थे जी बच्चों आपके पूछे गए चंद सवालात जिनके मैंने जवाब दे दिए। उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे। क्यों? जितना आप ज़्यादा पूछेंगे आपको सीखने का उतना मौका मिलेगा, बिकॉज लर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट ही पूछने से होता है। तो क्वेश्चन ज़्यादा पूछा करें, मैं जितने ज़्यादा रिप्लाईज करूँगा आपके कॉन्सेप्ट्स उतने बेहतर होंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।